आज हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और रोटेशनल मोशन शुरू करने से पहले तुमको उसे एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन के डिफरेंस को। तो ये एक रिजिड बॉडी है बेटा, रिजिड बॉडी जिसमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। अब अगर इसको मैं ट्रांसलेशनल मोशन दूं, ये रेक्टिलिनियर मोशन है और तुम ध्यान से देखो कि तीन पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी के मैंने लिए, ए, बी और सी। ये तीनों बी ए के मोशन को और सी बी के मोशन को फॉलो करता है। ठीक। और अगर मैं इस तरह से इसे मोशन दूं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं इसके इस मोमेंट के मोशन और अगले मोमेंट के मोशन को अगर साथ साथ ऑब्जर्व करूं तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी के बिहेवियर को ध्यान से देखो, पार्टिकल्स जो उस बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं कि अगर ये बॉडी इस तरह स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हर अगले मोमेंट पर पिछले मोमेंट के पैरेलल है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन में ही होगा। अगर आप इसे कर्वीलिनियर मोशन दो तो भी ए बी का पिछले मोमेंट का और अगले मोमेंट का अगर तुम पिक्चर एक साथ ऑब्जर्व करो तो वो तुमको पैरेलल दिखेंगे। अब ये मैं इसको कर्वीलिनियर मोशन दे रही हूँ, जो पाथ मैंने बनाया है मैं उस पर इसको चला रही हूँ, मोशन ट्रांसलेशन ही है। अब मैं इसके किसी मोमेंट को इस जगह फ्रीज कर दूं और इसके अगले मोमेंट को मैं यहां दिखा दूं तो देखो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो कर्वीलिनियर मोशन में भी रिजिड बॉडी में दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब हम लोग रोटेशनल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने इस रिजिड बॉडी के एक पॉइंट को इस तरीके से होल्ड कर लिया, फिक्स कर दिया और अब मैं दूसरे पॉइंट पर इस पे फोर्स लगाऊंगी। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा है। अब आप इसके तीनों पार्टिकल्स ए बी सी का मोशन ध्यान से देखिए। ये एक सर्कल पर चल रहे हैं, तीनों तीन अलग अलग सर्कल पर चल रहे हैं, पर तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही है। ठीक है। अब इसको फिर से एक बार ध्यान से देखो, तीनों पार्टिकल्स एक सर्कल पर चल रहे हैं, तीनों के अपने अलग अलग सर्कल हैं, लेकिन तीनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है। तो ये कौन सा मोशन हो गया बच्चों? ये रोटेशनल मोशन हो गया। मैंने एक पॉइंट को होल्ड कर रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि रिजिड बॉडी फ्री हो रोटेट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक पॉइंट फिक्स हो। रोटेशनल मोशन तब भी होगा जब ये फ्री हो मूव करने के लिए। लेकिन आप इसके तीनों पार्टिकल्स का मोशन देखो, ये तीन अलग सर्कल पर चल रहे हैं, लेकिन इन तीनों सर्कल्स का सेंटर ये रेड डॉट है जहां मैंने इसको होल्ड कर रखा है। ये है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बीच का डिफरेंस। और ये बॉडी अगर रोटेट करने के लिए फ्री हो, ये तब भी रोटेट करेगी। ये भी रोटेशनल मोशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री होती है तो फ्रीली रोटेट करते हुए वो हमेशा सेंटर ऑफ मास को अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन चुनती है। ठीक। तो तुमने देखा कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में रिजिड बॉडी
कैसे बिहेव करती है, और हमने ये उस पार्टिकल, उस बॉडी को बनाने वाले 3 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स के मोशन को ऑब्जर्व करके समझा। तो रोटेशनल मोशन को कैसे with rotational motion. Now consider AB body which is rotating about point A. The angle moved by AB body will be angular displacement. This we have already done in circular motion, just revising here. Theta is angular displacement. Then the quantity related with the theta is linear velocity as well as angular velocity. Linear velocity and angular velocities, or linear quantities and angular quantities, are related with this formula. Here S is arc length and R is radius. Beta, this is arc and this is radius. So angle is defined as arc upon radius, and you can see that the linear quantity is getting related with the angular quantity. And if you differentiate it, then ds upon dt is equal to d theta upon dt. This is change in position or displacement upon time, and this is angular displacement upon time. Linear displacement upon time, angular displacement upon time. So we can write linear velocity upon radius is angular velocity. Here the thing which we have to remember is this velocity. If you consider the point B, then this velocity is tangential velocity of this particle. So tangential velocity Vt is equal to rotational velocity of the body upon r. This is tangential velocity of the point which is at position r. That means we take this point as origin, and this is position of particle B, that is r. Then v is the linear velocity of point B at position r, and this Vt divided by its position r is equal to angular velocity of the body, while this is tangential velocity, linear velocity of the particle, but this is angular velocity of the body AB, rod AB. And how we decide the direction of angular velocity? Linear velocity is the direction of tangent on the circle on which this particle B is moving. Linear velocity is tangent at this point of the circular motion, the circle on which this particle B is moving. Tangent at this point is linear velocity direction of particle B at this point, but omega will be, direction of omega will be found with the right hand palm rule or right hand thumb rule.
curl your fingers in the direction of the rotation, then direction of thumb will be direction of omega. Curl your fingers in the direction of rotation, then direction of thumb will be direction of omega, right? And in vector form, this V T is actually omega cross R. This you have to take care, right? And along with it, there is angular acceleration. What is angular acceleration? Alpha is d omega upon dt. And that in turn will be 1 upon r from this formula, d of tangential velocity upon dt. So d omega upon dt or alpha is 1 upon r, and this is tangential acceleration because this is differentiation or rate of change of tangential velocity. So why tangential? Because actually in circular motion, you just recall that we have two types of acceleration. One is tangential acceleration, that is alpha upon r, and other is centripetal acceleration, that is v square upon r. And resultant acceleration of the body performing circular motion, A net, is under root centripetal acceleration plus tangential acceleration. So these were the points which we have already done in circular motion, and I was just making you to revise the things. Now we will focus on dynamics of rotational motion of rigid body, and dynamics means we are going to deal with force. So if a linear motion is considered, we say that force is producing acceleration in the body. But children, if rotational motion is considered, then we say torque is being applied on the body, which is finally showing its turning effect. When we are talking about rotational motion, then we are talking about force applied at a point from a perpendicular distance from the point of rotation, and this force is showing its turning effect, which is called torque. More is the turning effect, the stronger will be the torque. So now we are going to talk about torque. So children, consider this as a door, and consider this line as the axis of rotation about which door is rotating while you open it or you close it. अब हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो हम लोग टॉर्क को अभी तक कैसे पढ़ते आए हैं? फोर्स applied into perpendicular distance of the force from the axis of rotation. Or I can say that if I am applying force at this point, so this is point of application of force, and force into perpendicular distance of point of application of force from the axis of rotation. तो देखो ये मेरी फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस टू द प्लेन ऑफ द डोर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये टॉर्क लग रहा है और डोर घूम रहा है. लेकिन क्या ये फॉर्मूला या ये डेफिनेशन टॉर्क की सही है? अगर मैं फोर्स इस तरह से लगाऊं तब भी तो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इस पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर है यहाँ पर फाइनाइट, और फोर्स भी यहाँ पर लग रहा है, तो आर इंटू एफ टॉर्क होना चाहिए. और टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. पर क्या हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करके इस डोर को खोल सकते हैं? नहीं. तो फिर टॉर्क को ठीक से समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क को.
तो हम सब जानते हैं कि हम टॉर्क को टाउ ग्रीक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर है और ये डिफाइन होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्रॉस फोर्स itself. Now R cross F is a vector which is torque and it is perpendicular to both position vector of point of application of force in and force as well, right? Now if I take the same example which I have taken to explain you the concept of torque, then if this is the direction of the force inside the paper perpendicular to plane of the door, and this is axis of rotation, and this is, or rather I should draw the vector like this. This is R vector, this is force vector. Then R cross F is turning effect torque and it is rotating the door. But the same force, if it is applied here, then what changes due to which this door is not able to rotate? This time the force is applied like this. Position vector of the force from the axis of rotation is this. But if you just check out the R cross F here and here, R cross F, this is the method of finding the vector products, direction of vector product of two forces. Turn your paper in your comfortable position so that you can use the right hand rule. Now the first vector, your right hand, stretch your right hand and put your right hand along the first vector R. Then you have to curl your fingers in the direction of the second vector. So stretch your palm. This is the direction of R and F. R cross F. Then this is the direction of R cross F. That is the torque. This is the direction of torque. R cross F. This is the direction. Direction of thumb is the direction of torque. So at this point you can see that direction of torque R cross F, that is direction of torque, is parallel to axis of rotation. This is the first case when the door is opened and the force is showing turning effect. Now look at the second case. Here if you stretch your right hand palm and then R, now if you want to curl your fingers in the direction of F, then you have to put your palm like this. R cross F. Now the thumb is inside the paper, perpendicular to the paper and inside the paper. That means that if the torque is perpendicular R cross F and torque is perpendicular to axis of rotation. So if torque is perpendicular to axis of rotation, so although there is finite R, although there is force applied and there is R cross F, but that will not contribute to rotate the object. That means rotation is not possible. So what we concluded, that torque will be applied and object will rotate if the torque is parallel to axis of rotation. But if torque is perpendicular to axis of rotation, then that torque will not be able to rotate the object. So here torque is parallel to axis of rotation. And here torque is perpendicular to axis of rotation. So at this point there is no turning effect. While in this case there is turning effect.
Now let us talk more about torque, some very important facts about the concept of torque. बच्चों, torque is R cross F, which can also be written as R F sin theta. Now if we join R and sin theta, if you look at the R and sin theta together, then torque is R sin theta into F. This implies that if R and F are not perpendicular to each other, they are at some angle theta, because theta is angle between R and F. Vector R and vector F. So if R and F are not perpendicular to each other, if R and F are not parallel to each other, they are at some angle, then R sin theta implies that only the perpendicular component of R will help in torque. The perpendicular component of R that is perpendicular to F. This implies that if force is applied and as a result the position vector of point of application of force is this, and this is point of rotation. Right, this is the origin or point of rotation. Then you can resolve R in two directions. Angle between two vectors. See how we find angle between two vectors. ये R है और ये F है. तुम R को आगे बढ़ाओ. अगर किसी वेक्टर को आप अपने ही पैरेलल इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट करें, खुद के पैरेलल, यानी ना आप उसका डायरेक्शन बदल रहे हैं ना आप उसका मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, तो वो वेक्टर सेम रहता है. तो आपने क्या किया कि R को उठाकर थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया इस तरह से. अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का तरीका है कि दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल मिलाकर रख दो. तो जो छोटा एंगल है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, क्योंकि एक ये है एंगल दोनों के बीच और एक ये बड़ा वाला एंगल है. तो दो वेक्टर्स को टेल टू टेल मिला के रखो तो उनके बीच का छोटा एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है. तो ये हो गया थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया थीटा. तो ये हो गया R cos थीटा और ये हो गया R sin थीटा. अब अगर आप तुम फोर्स वाले लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, तो जो R का कंपोनेंट इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगा, R sin थीटा इंटू F. तो ये हुआ एक तरीका ध्यान रखने का कि पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट F के साथ मिलकर टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगा. R का वो कंपोनेंट जो F के पैरेलल होगा वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो टर्निंग इफेक्ट नहीं दिखा सकता. इसी तरह से इस सेम डिस्कशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज R and sin theta is attached with F. अब फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमने ये रॉड ली और रॉड पे एक फोर्स अप्लाई किया जो रॉड के परपेंडिकुलर नहीं था, किसी एंगल थीटा पर था, कुछ इस तरह से. ये मेरी रॉड है, मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया और मैंने जो फोर्स अप्लाई किया वो किसी एंगल पर है, परपेंडिकुलर टू द रॉड नहीं है. ठीक, तो अब देखो R और F के बीच का एंगल कैसे डिसाइड होगा. अगर मैंने इस रॉड को यहाँ से होल्ड कर रखा था तो ये तो पॉइंट ऑफ रोटेशन बन जाएगा. यहाँ से और जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया था वो पॉइंट हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माय फोर्स.
तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माय फोर्स, ये हो गया मेरा फोर्स। अब इनके बीच का एंगल अगर निकालना है तो दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करके फिर उनके बीच का छोटा एंगल। तो मैंने F के लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया, R के लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना इनको टेल टू टेल रखते तो ऐसे रख सकते थे। तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये R और F के बीच का एंगल माना जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखो R क्रॉस F को भी हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ये और एक ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये F cos थीटा हो गया और ये वाला कंपोनेंट हो गया F sin थीटा। तो आपका टॉर्क क्या है? R का मैग्नीट्यूड इंटू F sin थीटा, यानी फोर्स का जो कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लग रहा है सिर्फ वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। फोर्स का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है वो ऑब्जेक्ट को घुमा नहीं सकता। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क कि चाहे आप पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें चाहे फोर्स का, लेकिन R और F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो टर्निंग इफेक्ट डिसाइड करेगा। F या R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो टर्निंग इफेक्ट डिसाइड करेगा। तो टॉर्क को इफेक्ट करने वाली जो तीन फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो गए? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड फैक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इटसेल्फ, और थर्ड फैक्टर हो गया एंगल बिटवीन R एंड F। राइट? तो टॉर्क के डिस्कशन से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं और वो कॉन्सेप्ट्स हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हेल्प करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत दिमाग में क्लियर करके रखिए। तो अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पर पहुंचने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और वो है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। तुम्हें याद है न्यूटन का सेकंड लॉ कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी एक्सेलरेट होती है, यानी फोर्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर टॉर्क फोर्स की जगह ले रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जगह ले रहा है। और एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होने वाली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह। तो हम लोग पहले टॉर्क के रिजिड बॉडी पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका टॉर्क किस फॉर्म में आता है उसको पहले, एक्सप्रेशन को पहले निकालते हैं। तो आप टॉर्क को लिख सकते हो, आपने एक बॉडी पे टॉर्क लगाया यानी फोर्स लगाया और R पोजीशन पर लगाया, तो उस फोर्स को एक्सपीरियंस किया उसके फर्स्ट पार्टिकल ने यानी τ1, उसके सेकेंड पार्टिकल ने यानी τ2, उसके थर्ड पार्टिकल ने एंड सो ऑन उसके nth पार्टिकल ने। सब ने टॉर्क एक्सपीरियंस किया और सबका टॉर्क वेक्टोरियली एक ही डायरेक्शन में होगा। क्यों? इसको हम देखते हैं। ये है हमारी रिजिड बॉडी, एक रॉड,
और मैंने इसको यहाँ से, या चलो इसको यहाँ से पकड़ लिया ओ से, ठीक। अब मैंने फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से पूरी बॉडी टर्न कर रही है, यानी पार्टिकल ए भी, पार्टिकल बी भी, पार्टिकल सी भी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ए बी सी तीनों को मिल रहा है, और जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, इसको मान लो पार्टिकल डी, तो उसे तो मिल ही रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डी के लिए टर्निंग इफेक्ट टाउ डी, सी के लिए टर्निंग इफेक्ट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी टॉर्क की वैल्यू चेंज हो गई सी के लिए क्योंकि आर चेंज हो गया, तो आर इंटू एफ। अब बी के लिए आर इतना ही रह गया, तो आर इंटू एफ, और ए के लिए आर इतना ही रह गया, यानी आर इंटू एफ। तो तीनों को टॉर्क एक्सपीरियंस हुए, तीनों के टॉर्क आर क्रॉस एफ अलग अलग है। आर क्रॉस एफ क्यों अलग अलग है बेटा? ये रिजिड बॉडी है, इसमें हर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिक्स है इसकी जो लैटिस है वो। तो सबने फोर्स एक्सपीरियंस किया, लेकिन आर अपनी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस किया। इसने एफ डी एक्सपीरियंस किया, इसने एफ सी, इसने एफ बी, इसने एफ ए। तो आर ए एफ ए, आर बी एफ बी, आर सी एफ सी, आर डी एफ डी, चारों ने अलग टॉर्क एक्सपीरियंस किया, लेकिन चारों के टॉर्क की डायरेक्शन क्या थी? अगर आप इस रॉड को अपनी कंफर्टेबल डायरेक्शन में घुमाकर आर क्रॉस एफ, देखो फोर्स किधर लगा रही थी मैं फोर्स ऐसे लगा रही थी ना, तो अगर मैं इसको कंफर्टेबल डायरेक्शन में घुमा लूँ तो मैं फोर्स ऐसे लगा रही थी। तो अगर मुझे आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं आर की डायरेक्शन में, यानी ये है बी के लिए आर, ओ से ये पूरी लाइन, ये पोजीशन वेक्टर आर है बी के लिए, आर बी, ठीक। और फोर्स का जो इफेक्ट इसको यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है वो एफ बी मान लो, तो आर क्रॉस एफ, यही तो है ना रूल, राइट हैंड रूल। यानी पाम को पहले आपने स्ट्रेच किया, फिर आर की डायरेक्शन में, आर बी की डायरेक्शन में आपने पाम को स्ट्रेच कर दिया, और फिर आपको अपनी फिंगर्स को फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो मेरे को अपने राइट हैंड पाम को इस ओरिएंटेशन पे रखना पड़ेगा। तो आर की डायरेक्शन में मेरा पाम और फोर्स की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स, तो थंब की डायरेक्शन होगी आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन। तो आर बी क्रॉस एफ बी वो इधर ऊपर की ओर। अब इसी को आप आर सी कंसीडर कर लो, ये रहा आर सी, और फोर्स की डायरेक्शन अगर बी के लिए इधर थी तो सी के लिए भी इधर ही है, क्योंकि फोर्स तो इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो देखो आर सी क्रॉस एफ सी, तो ये हो गई टॉर्क एट सी की डायरेक्शन। इसी तरह से अगर डी का देखना है तो ये हमारी हो गई आर डी, और ये हमारा हो गया एफ डी। तो आर डी क्रॉस एफ डी, तो थंब की डायरेक्शन फिर से ऊपर आई। तो चाहे आप ए पे टॉर्क लो, चाहे आप बी पे टॉर्क लो, चाहे आप सी पे टॉर्क लो, चाहे आप डी पे टॉर्क लो, हमने इस रिजिड बॉडी के 4 पार्टिकल्स को कंसीडर किया। चारों के लिए आर ए क्रॉस एफ ए, आर ए क्रॉस एफ बी, आर बी क्रॉस एफ बी, आर सी क्रॉस एफ सी, आर डी क्रॉस एफ डी, ये चारों के चारों टॉर्क्स जो है उनकी डायरेक्शन अलग आई, मैग्नीट्यूड अलग आया, सॉरी डायरेक्शन सेम आया, मैग्नीट्यूड अलग आया, लेकिन डायरेक्शन आर क्रॉस एफ बराबर ऊपर की ओर थंब दिखाता रहा। इसका मतलब कि आर क्रॉस एफ की मैग्नीट्यूड सारे पार्टिकल के जोड़ के बॉडी का टॉर्क डिसाइड होगा।
जितना हर पार्टिकल ने टॉर्क एक्सपीरियंस किया उसका वेक्टर सम बॉडी के टॉर्क को डिसाइड करेगा। मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड लो तो क्योंकि ये सारे वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड अलग अलग था हर पार्टिकल के टॉर्क एक्सपीरियंस्ड का, लेकिन सबके सब ऊपर की ओर, प्लेन ऑफ पेपर में ये रॉड रखी थी तो प्लेन ऑफ पेपर में r क्रॉस f बराबर ऊपर की ओर आ रहा था, तो ये सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे। तो इनका सम कैसा हो जाएगा, जितने वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हैं वो सब के सब अगर आप उनका सम करना चाहो तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 और इसी तरह से एक्सपीरियंस्ड बाय nth पार्टिकल। सारे पार्टिकल्स का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में था, सबको सिंपली ऐड कर दिया तो टॉर्क 1 को हम क्या लिखेंगे, R1। और अब हमने जो केस लिया था वो कैसा लिया था, रॉड के परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया था, तो R और F के बीच का एंगल 90 डिग्री था, सिंप्लीफाइड सिचुएशन ली थी। तो R क्रॉस F क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप टॉर्क वेक्टर को कंसीडर कर रहे हो तो R क्रॉस F क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ F और साइन 90, मतलब टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली RF आ जाएगा। तो इन सब की जगह जब हम वैल्यू रखेंगे तो टॉर्क 1 की जगह रखेंगे R1 F1, टॉर्क 2 की जगह यानी फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क, ये सेकेंड पार्टिकल जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो हो गया R2 F2 एंड सो ऑन, nth पार्टिकल का पोजीशन इनटू फोर्स। तो ये सब आप इस तरह से फर्दर लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके F1 को लिख सकते हो फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू A1 प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास इनटू A2 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि हर पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो ये कौन से एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो Rn और MnAn। तो अब आप A को लिख सकते हो, अभी हम पीछे देख कर आए हैं, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू अल्फा। तो ये R1, ये M1 और A1 को लिख सकते हो R1 अल्फा, R2 M2 और A2 को लिख सकते हो R3 अल्फा। अब देखो तुम यहाँ पर मैंने ये सारे टर्म्स तो अलग अलग किए लेकिन अल्फा सेम है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी रिजिड है तो इसका हर पार्टिकल सेम ओमेगा से घूमेगा और सेम एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से एक्सेलरेट होगा। अगर इनका एंगुलर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो ये पार्टिकल्स में से ए का ज़्यादा बी का कम तो बी पीछे छूट जाएगा। रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जबकि लीनियर क्वांटिटीज़ जैसे V1, A1 और θ1, B2, A2 और θ2, V3, A3 और θ3, V3, A3 और लीनियर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट S1, V2, R2 और लीनियर डिस्प्लेसमेंट S2, V1, R1 और लीनियर डिस्प्लेसमेंट S1, ये सब अलग अलग होंगे। लीनियर क्वांटिटीज़ अलग हो सकती हैं लेकिन एंगुलर क्वांटिटीज़, थीटा एंगुलर क्वांटिटीज़ है बेटा, थीटा मैंने गलती से बोला, मेरे मुंह से निकला, θ1, θ2, θ3 ये सब सेम होंगे। इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनकी एंगुलर वेलोसिटी, इनका एंगुलर एक्सेलरेशन रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का सेम होगा, जबकि लीनियर जो क्वांटिटीज़ हैं वो इनके पोजीशन के हिसाब से अलग अलग होंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है रिजिड बॉडी के डायनेमिक्स में। तो जब हमने यहाँ पर एंगुलर क्वांटिटी रखी तो देखो हर पार्टिकल के लिए वो हम सेम रखेंगे, Rn Mn, Rn An की जगह Rn अल्फा। तो अब
अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं और आपको ब्रैकेट में मिलेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn/n स्क्वायर इनटू अल्फ़ा। ये जो क्वांटिटी है इसको हम कह सकते हैं समेशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन स्क्वायर, i 1 से n तक और अल्फ़ा। तो हर पार्टिकल का मास और उसकी पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये एक खास क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करेंगे एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन हमने टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन को तो कनेक्ट कर ही लिया, बिल्कुल साइड बाय साइड जैसे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन कनेक्टेड थे उसी तरह से रोटेशनल मोशन में, ये ट्रांसलेशनल मोशन में था, लीनियर मोशन में था, और रोटेशनल मोशन में टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन कनेक्टेड है, जहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसका रोल वही है जो लीनियर मोशन में मास का था। ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट तो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो सेम रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ना सिर्फ आप हाईलाइट करेंगे बल्कि ये आपको लर्न करके रखना होगा।